हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं 10th क्लास का एक चैप्टर इकोनॉमिक्स का लेके आया हूँ जिसका नाम है मुद्रा और साख। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था कि मुद्रा और साख आप बताइए। वैसे भी आप लोगों का एग्जामिनेशन 26 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो एक एक टॉपिक का मैं एक्सप्लेन कर करके ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले आप किसी भी प्रकार का यदि आपको प्रॉब्लम यदि हो तो आप कमेंट कर सकते हो। जब तक आप कमेंट करोगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, अच्छा वीडियो बन रहा है नहीं बन रहा है। इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूँ, आप यदि कमेंट करके बता सकते हो कि हम वीडियो समझ रहे हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा और इस हिसाब से मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, या नहीं तो उसमें सुधार करने का प्रयास करूँगा। बेहतर से बेहतर ढंग से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। चलिए, आज मैं मुद्रा और साख के बारे में बता रहा हूँ। तो मुद्रा तो भली भांति आप मुद्रा से परिचित होंगे, क्योंकि आज के समय में जो भी आप जो मुद्रा का उपयोग कर रहे हो, या तो नोट के रूप में कर रहे हो या सिक्के के रूप में कर रहे हो, आप देख सकते हो कि ये जो नोट है या ये जो सिक्का है कोई मूल्यवान धातु का नहीं बना हुआ है, न सोना का बना हुआ है, न चांदी का बना हुआ है, न तांबा का बना हुआ है। बस वो चल रहा है। आखिर ऐसे क्यों चल रहा है? ये जो मुद्रा है, आखिर सोना चांदी तांबा है भी नहीं, फिर भी इसका मूल्य इतना अधिक क्यों है? जैसे मैं आपको यदि दिखाऊं तो जैसे ये एक नोट्स देख लो आप। ये नोट्स आपका 500 रुपया का नोट्स है। अब आखिर इस नोट्स में क्या विशेषता है जो ये नोट्स चल रहा है? महात्मा गांधी का फोटो इसमें है। दूसरा नोट्स देखिए आप, ये 200 रुपया का है, इसमें महात्मा गांधी का फोटो है, लेकिन उस महात्मा गांधी इस महात्मा गांधी का आप तुलना कर सकते हो। इसी प्रकार आप तीसरा नोट देख लो। तीसरा नोट में आप देख सकते हो कि ये 100 रुपया है। ये न सोना चांदी तांबा और ना ही जो है सो कोई मूल्यवान धातु का बना है, फिर भी आखिर ये चलता क्यों है? ये चलने का एक ही कारण है, क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा अधिकृत है। कानून इसे मान्यता प्रदान किया है और कहा है यदि कोई भी व्यक्ति इसे लेने से यदि इनकार करे तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यही आप मुद्रा और साख में पढ़ोगे कि आखिर मुद्रा जो है कैसे जो है सो आपको देश में चलता है, वस्तु उसके बदले में लिया जाता है, क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा अधिकृत है। सबसे पहले मुद्रा में जो हम पढ़ेंगे, ये आप देख लीजिए। मुद्रा में पहला जो टॉपिक है मुद्रा के आधुनिक रूप। तो मुद्रा के आधुनिक रूप में आप कह सकते हैं कि सबसे पहले तो मुद्रा है जिसका उपयोग आप अभी कर रहे हो। उसके बाद बैंकों में जमा। बैंकों में जमा का मतलब क्या हुआ? बैंकों में जमा का मतलब है कि आप कमा रहे हो, कोई कंपनी में कार्य कर रहे हो, या कोई विशेष पद पे वर्तमान में विराजमान हो, तो आपको जो सैलरी मिल रही है वो सैलरी के अतिरिक्त जो धनराशि है वो आप क्या कर रहे हो? बैंक में जमा कर रहे हो। बैंक में जमा करने के बाद आपको बैंक फैसिलिटी देती है कि आप जो है, आपको मैं इंटरेस्ट दूंगा, इंश्योरेंस भी आपको करवा के दूंगा, जब चाहो आप पैसा निकाल सकते हो, जमा कर सकते हो। तो सारे के सारे व्यक्ति ये फैसिलिटी लेने की कोशिश करता है और बैंक में अपना पैसा जमा करता है।
दूसरा मुद्रा का रूप ये है कि आप मुद्रा को बैंक में जाके जमा कर दिए और जब मन होता है आप बैंक से पैसा निकालते हो, आप बैंक से पैसा मांगते हो। अपनी पैसा जो बैंक से मांगते हो इसे कहा जाता है मांग जमा। तो आधुनिक रूप में मुद्रा का दो रूप हुआ। एक तो आप अपने पास पैसा रख रहे हो और उससे सामान सब मार्केट में जाके खरीद रहे हो। दूसरी हो गई बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, जब आपको मन होता है वो पैसा आप निकालते हो, उस पर बैंक जो है सो आपको जो जमा धनराशि है उस पर आपको इंटरेस्ट भी देती है। तो आर्थिक रूप में मुद्रा का ये दो रूप है, एक मुद्रा जो अपने पास है, एक मुद्रा जो बैंक में जमा है। दूसरा आप इसमें पॉइंट है चेक। चेक क्या होता है? तो चेक देख लीजिए आप। चेक जो है सो बस बैंक जारी कर सकती है। बैंक के अलावा कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन या संस्था इस चेक को जारी नहीं कर सकती। जिस बैंक में आपका खाता है उसी बैंक जो है सो चेक जारी करता है। और चेक कार्य कब करता है मुद्रा के रूप में? जब हमारे पास टाइम नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, हम एक बैंक के द्वारा जो जारी किया गया चेक है उस पर जो भी व्यक्ति हमसे पैसा मांगने आता है उस व्यक्ति को हम क्या करते हैं, उसका नाम लिखते हैं, उसका खाता नंबर लिखते हैं और उसे कहते हैं तुम बैंक जाओ, तुम्हें पैसा मिल जाएगी, कैश लेना हो कैश ले लो, अकाउंट पे ट्रांसफर करना हो तो अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाएगी। अर्थात एक चेक भी जो है सो मुद्रा के रूप में जारी हुआ। किस प्रकार ये आपको बता दिया। मैं जो चेक पे जिसका नाम लिखा हूं बैंक को ऑर्डर करता हूं, आज्ञा करता हूं कि आप इस प्रमुख व्यक्ति को, आप जो इस पे नाम लिखा हुआ है उस व्यक्ति को ये धनराशि अदा कीजिए या इस अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो चेक भी एक मुद्रा के रूप में यहाँ पे है। जब हमारे पास टाइम नहीं होता है तो मैं इसका उपयोग करता हूं। इस प्रकार ये चेक का प्रयोग होता है। दूसरा, बैंकों के ऋण की गतिविधियां। बैंकों की ऋण की गतिविधियां किस प्रकार की होती है? ये जो है सो क्या करती है कि जब भी कोई व्यक्ति ऋण लेने की कोशिश करता है, उसकी ऋण की आवश्यकता होती है, तो बैंक कहती है आप अपना कुछ न कुछ ऐसा सिक्योरिटी जमा करो जिसके बेस पे हम आपको ऋण दे सकते हैं। तो बैंक के पास जब वो व्यक्ति क्या करता है, वो जो है सो सिक्योरिटी जमा करता है। सिक्योरिटी का मतलब हो गया आपकी कोई न कोई एसेट्स होगी, जैसे सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, प्लांट हो सकता है, मशीनरी हो सकता है। ये सब सारे के सारे जो एसेट्स हैं आपके पास, उसके बेस पे ऋण जो है सो बैंक प्रोवाइड करती है। तो आप देख सकते हो कि बैंक से ऋण लेने के लिए हमें कुछ न कुछ सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है और उस बेस पे बैंक क्या करता है, हमारा इन्वेस्टिगेशन करता है। जो भी सिक्योरिटी हम दिए हैं, जैसे हम बिल्डिंग का, अपने घर का जो है सो कागज दिए हैं, तो वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करती है कि आपके पास ये जो बिल्डिंग है ये कितनी की आज के समय में है, और उस हिसाब से जितनी की होगी उस हिसाब से वो आपको लोन दे देती है। यदि कोई सोना यदि हम जमा करते हैं तो जितनी सोना की कीमत है उस हिसाब से वो हमें दे देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बैंक जो ऋण की अदायगी करती है वो सिक्योरिटी के बेस पे करती है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे साख। साख का मतलब ही होता है उधार। उधार का मतलब संपत्ति या ऋण जाल के रूप में। ये संपत्ति या ऋण जाल के रूप में किस प्रकार होता है ये आप समझिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो साख है, ये साख ऋण जाल के रूप में किस प्रकार होता है। जैसे कोई किसान है, वो बैंक से या साहूकार हुआ, जमींदार हुआ, उससे वो क्या करता है, ऋण लेता है। तो ऋण लेने के बाद वो क्या करता है, अच्छा क्वालिटी का बीज लाता है, खाद लाता है, जो भी
किसान को चाहिए उत्पादन के लिए, वो सारे के सारे सामग्री लाता है। 10,000 रुपया मान लो कि वो किसी साहूकार से लिया, और उसके दिमाग में ये पहले से बैठा हुआ है कि हमें हमारे खेत में जो उत्पादन होगा वो होगा कम से कम 50,000 का। तो इस हिसाब से 10,000 रुपया उसे दे देंगे, और उसके बाद जो भी होगा 40,000 रुपया हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अब जब किसान खेती किया, सब खर्चा कर लिया 10,000 रुपया, उत्पादन भी अच्छी हुई, पकने का जब समय आया उस समय में उसमें कीड़े लगने लगे या बाढ़ आ गई, फसल नष्ट हो गया। अब किसान के पास समस्या ये है कि जो वो सोच रहा था उसके विपरीत हो गया। इस प्रकार साहूकार वो क्या करेगा, उससे इंटरेस्ट तो छोड़ेगा नहीं, वो उस ऋण जाल में फंसता हुआ चला जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट होते होते कंपाउंड इंटरेस्ट में बदल जाएगा, और इस प्रकार वो ऋण के जाल में फंस जाएगा। दूसरा आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि जो ऋण के जाल में नहीं फंसता उसके लिए कैसे प्रॉफिट है। जैसे कोई सलीम है, वो जूता का व्यापारी है। अब कोई कंपनी उसे ऑर्डर कर दी कि 3,000 जूता मुझे चाहिए। अब क्या हुआ कि वो कंपनी को कहा कि आप एक काम करो, आप 1,000 जूता का पैसा एडवांस में मुझे भेज दो। वो कंपनी 1,000 जूते का पैसा एडवांस में भेज दिया सलीम को। सलीम ने क्या किया, चमड़े व्यापारी के पास गया और उस पैसे को उसको दे दिया, कहा कि इतने पैसे का हमें जूते चाहिए, चमड़े चाहिए। अब वो चमड़ा इसे दे दिया, वो बनाने में मशहूर है, लेकिन चमड़ा तो किसी अन्य व्यक्ति से लेगा। तो वो चमड़े व्यापारी के पास गया, चमड़ा खरीद के ले आया। अब वो 3,000 जूता बनाया, और उसके बाद जितने भी पैसे उसे लगे थे उससे 4 पैसा उसके पास आया, और इस हिसाब से जो ऑर्डर जो कंपनी दी थी वो पैसा इसे दे दिया। इस हिसाब से आप देख सकते हो कि इसके पास पूंजी था कितना, कुछ भी नहीं, और वो कर्जा लिया कितना, 1,000 जूते का, और उस हिसाब से चमड़े व्यापारी को भी दे दिया, इसके पास 4 प्रॉफिट भी हो गया। तो इस प्रकार देख सकते हैं ये ऋण के जाल में नहीं फंसा। तो ऋण के जाल में कब फंसते हैं, जब प्राकृतिक आपदा आ जाए। किसान सबके केस में ये ज्यादा होता है, व्यापारी के केस में भी होता है, लेकिन जैसे माल खरीद लिया और बिकाई नहीं, तो इस केस में वो ऋण के जाल में फंस जाएगा। तो ये हम समझ गए कि कैसे जो है सो संपत्ति या ऋण का जाल के रूप में हो रहा है। साख की शर्त में जब हम उधार लेते हैं, तो बैंक के बारे में तो आपको बता दिए कैसे हम उधार लेते हैं, बैंक हमसे क्या सब चीज मांगती है। लेकिन जमींदार क्या मांगता है, एक किसान से जमींदार कहता है कि सबसे पहले आप अपने घर का कागज दो, सोना दो, चांदी दो, ये भी कह सकता है साख की शर्त में, तब मैं उधार दूंगा, और इतने % इंटरेस्ट पे मैं आपको दूंगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि उसका गिरवी भी सामान रखा गया, और ऊपर से बैंक देता है यदि 5%, 6%, तो ये लेता है 12%, 13%। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये किसान जो है सो ऋण के जाल में इसी तरह धीरे धीरे जो है सो फंसता चला जाएगा। अंत में जो साख की जो शर्त थी कि आप यदि ये धनराशि नहीं अदा करोगे तो ये संपत्ति हम जो है सो कब्जा कर लेंगे, तो वो कब्जा कर लेगा। इस प्रकार दूसरी बात ये भी होती है कि जो जमींदार है ये भी शर्त लगा देता है कि आप पैसा यदि मांगने आए हो, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन सारे के सारे जो फसल होंगे तुमको हमें बेचना पड़ेगा। और इस प्रकार वो सारे के सारे फसल सस्ते दाम में खरीद लेता है, और फिर शीतगृह में जाके उसे रख देता है। जब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो फिर उसे बेच देता है। इस प्रकार ये सब सारे के सारे शर्त ऋण लेने की होती है। इसमें जमींदार, साहूकार सबको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होता है बैंक के अपेक्षा। भारत में साख के औपचारिक क्षेत्र और साख के अनौपचारिक क्षेत्र
तो भारत में जो साख के औपचारिक स्रोत है, तो औपचारिक स्रोत उस स्रोत को कहते हैं जो सरकार के द्वारा स्थापित किया गया कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बैंक है, जैसे आपका सहकारी समिति है। तो ये सारे के सारे जो समिति है, सहकारी समिति या बैंक, ये सरकार के नियंत्रण में है और इसमें सारे के सारे व्यक्ति निधोक होकर वहां पे अपना पैसा लगाने के लिए तैयार होते हैं, पैसा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सारे के सारे व्यक्ति वहां से ऋण लेने के लिए तैयार होते हैं। सरकार ऋण भी देती है कुछ शर्त के अनुरूप। शर्त यदि वो व्यक्ति पूरा करता है तो उसे ऋण भी देती है। इस प्रकार आप कह सकते हैं ये जो स्रोत है जिस पर सरकार का नियंत्रण है, जैसे बैंक पे, जैसे सहकारी समिति पे, इसको हम कहते हैं औपचारिक समिति। अनौपचारिक समिति क्या हो गया? जिस पे सरकार का नियंत्रण नहीं होता, वो मुंह मांगा इंटरेस्ट के रूप में पैसा मांगता है, जैसे साहूकार हो गया, जैसे जमींदार हो गया। इसी प्रकार गांव घर में बहुत सारे ऐसे जैसे मित्र हो गए, जैसे धनी मानी कोई व्यक्ति हो गया, ये क्या करते हैं, ये बैंक यदि 6% देता है तो ये 12% 13% इंटरेस्ट लेकर किसी को ऋण देते हैं और इसके लिए कोई कानून भी नहीं है कि इसे कोई रोक सकता है। इस प्रकार ये जो संगठन है जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है उसे हम कहते हैं अनौपचारिक संगठन। अब आप औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन, साख की शर्तें क्या होती है, ये सारे के सारे जो भी टॉपिक आपको बताया हो, आपको कम से कम बताना होगा कि आप ये टॉपिक समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं तो आप कमेंट कर कर बताइए, तभी मैं समझ सकता हूं। इसीलिए आप मन में रखोगे तो फिर हम नहीं समझेंगे। आप कम से कम जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक तो मैं समझ नहीं सकता कि आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे वीडियो कैसे बनाऊं। मेरे चैनल का नाम है RK स्टडी ऑल इन वन। इसका मतलब भी ये आप समझ जाओ कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो। इसीलिए इस चैनल का नाम ही रखा गया RK स्टडी ऑल इन वन। तो आपको बस आपकी कमेंट आनी चाहिए कि आप ये टॉपिक आप जो समझा रहे हो मैं नहीं समझा, फिर मैं बेहतर से बेहतर ढंग में समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन यदि आप मन में रखोगे तो मैं भगवान तो हूं नहीं जो मैं समझ जाऊंगा। इसलिए आप कमेंट जरूर करना। अब हम इससे आगे जो आपका मुद्रा और साख की जो टॉपिक है वो टॉपिक मैं आपको आगे जो है सो अब अगला वीडियो में बताऊंगा। इसमें 2 टॉपिक बस बच गया है। एक टॉपिक है स्वयं सहायता समूह, जो मैं आपको बता ही देता हूं। स्वयं सहायता समूह क्या है? इसमें आपका 20 से 25 महिलाएं गांव में, ग्रामीण इलाकों में एक जगह इकट्ठा होती है और इकट्ठा होने के बाद ये एक संगठन बनाती है। वो संगठन इसलिए बनाती है कि जो कोई व्यक्ति यदि ये ऋण के जाल में यदि वो फंस गया है तो उसको हम ऋण दे सकें। यदि किसी व्यक्ति को खाद बीज की जरूरत है तो उसे मैं पूरा कर सकूं। तो इस प्रकार ये ग्रामीण इलाकों में 20 से 25 महिलाएं इसके सदस्य होते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 रुपया, 100 रुपया, ज्यादा भी हो सकता है, सारे अपने अपने पार्टिसिपेट करती है और वो एक जगह पैसा इकट्ठा हो जाता है 20-25 महिला का थोड़ा अमाउंट में। और इस हिसाब से जो ग्रामीण इलाकों में जाल में फंसे लोग होते हैं उसे उबारने की ये कोशिश करती है। इसीलिए और ये जो ब्याज लेती है ये बैंक से, साहूकार से, जमींदार से बहुत कम रेट पे लेती है। इस प्रकार ग्रामीण इलाकों में ये स्वयं सहायता समूह काम करती है। उसके बाद जब 1-2 साल का कार्य पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो है क्या करता है, बैंक भी इस स्वयं सहायता समूह को, जिसे SHG कहते हैं, वो लोन देने के लिए तैयार हो जाती है।
इस प्रकार धीरे धीरे ये स्वयं सहायता समूह बहुत बड़ा हो जाता है और इस प्रकार ग्रामीण इलाकों में अपनी भूमिका को बेहतर से बेहतर करता है। आज के समय में आप सोच सकते हो कि गांव घर इलाके में यदि आप जा रहे हो तो वहां पे जमींदार, साहूकार ये सब कितने इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, लोग ऋण के जाल में फंस जाता है। बैंक से भी पैसा यदि आपको मांगने जाओ तो देखना उसमें कितने नियम कानून है, उस नियम कानून को यदि आप फॉलो नहीं करोगे तो कभी भी वो ऋण नहीं दे सकता। तो इस प्रकार आप देख सकते हो बैंक से भी ऋण लेना आसान काम नहीं है और साहूकार और जमींदार तो कोई बात ही नहीं, तो अनौपचारिक संगठन के सदस्य हैं, इन मुंह मांगा पैसा लेते हैं, जब मन होता है जो इंटरेस्ट रेट कहना होता है वो कह देते हैं, उस पर पैसा लेते हैं। तो स्वयं सहायता समूह का योगदान ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, यही पूरे ग्रामीण इलाकों का मांग है और सरकार को भी इसमें पहल करनी चाहिए। इस प्रकार ये सारे के सारे जो भी टॉपिक था, ये सारे टॉपिक मैं आपको एक वीडियो में बताया हूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन आप 2-3 बार इस वीडियो को देखना। 100% मेरा गारंटी है कि आप मुद्रा और साख में आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका वीडियो मैं जस्ट बनाऊंगा। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी जो है सो दबा दीजिए, जिससे कि मेरा अगला वीडियो या नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पे पहुंच जाए। अब मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।